2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के बरेली के पास होशपुर नाव के एक गांव में एक व्यक्ति सुबह 7 बजे के आसपास अपने खेत पर जाता है। लेकिन गन्ने के उस खेत में जैसे ही वो पहुंचता है तो वो देखता है कि एक महिला की डेड बॉडी उसके खेत में पड़ी हुई है। वो घबराकर अपने गांव के ग्राम प्रधान के पास आता है और इस बात की सूचना ग्राम प्रधान को देता है, जिसके बाद पुलिस को फ़ोन करके बुलाया जाता है। शुरुआती जांच में ये पता चल जाता है कि ये डेड बॉडी जो खेत में मिली थी वो एक अनीता देवी की थी, जो उसी गांव की रहने वाली थी। इस महिला की उम्र 45 साल की थी। उसके पति को मौकाए वारदात पर बुलाया जाता है। अब उस बॉडी की शिनाख्त करके पूछताछ शुरू की जाती है, जिसमें पता चलता है कि एक दिन पहले यानी 1 जुलाई 2024 को अनीता देवी अपने मायके गई थी और रात के वक्त वो वहां से वापस आ रही थी। लेकिन पूरी रात वो अपने घर नहीं पहुंची और अगले दिन सुबह 2 जुलाई 2024 को उसकी डेड बॉडी खेतों में पाई गई। अब वैसे तो ये एक नॉर्मल मर्डर का केस हो सकता था, लेकिन पुलिस जब डेड बॉडी को क्लोजली एनालाइज करती है तो वो देखती है कि आज से तकरीबन 7 महीने पहले इस तरह के एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 मर्डर हुए थे। और यहाँ से पुलिस को समझ में आ जाता है कि ये कोई सिंपल मर्डर का केस नहीं बल्कि एक सीरियल किलिंग केस है। अब इस कहानी को बारीकी से जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और इससे पहले जो हो चुका है यानी 8 मर्डर जो हुए हैं हम उन्हें एनालाइज करते हैं। यकीन माने इस कहानी में इतने ज़्यादा ट्विस्ट हैं और 8-9 मर्डर के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ पाया जाता है, पूरे गांव के साथ साथ पुलिस को भी यकीन नहीं होता कि ये व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। तो चलिए इस कहानी में सीरियल किलर की पूरी कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत 5 जून 2023 को हो चुकी थी, जब उत्तर प्रदेश के बरेली के प्रतापपुर नाम के एक गांव में 50 साल की कलावती की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस जब डेड बॉडी को एनालाइज करती है तो वो पाती है कि इससे पहले की महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी और गला दबाने के लिए उसकी साड़ी के पल्लू का इस्तेमाल किया गया था। अब बाकी केसेस की तरह ये केसेस भी नॉर्मल हो सकता था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही 19 जून 2023 को पास के ही कुलछा नाम के गांव में धनवती नाम की एक 50 साल की महिला की लाश मिली थी। पुलिस को यहाँ पर अभी तक ये नहीं पता था कि इससे पहले जो बॉडी मिली थी उस डेड बॉडी में और इस बॉडी में कोई कनेक्शन है या फिर नहीं। और पुलिस दोनों डेड बॉडी की जांच एक अलग एंगल से कर रही थी। लेकिन पुलिस तब हैरान हो जाती है जब 30 जून 2023 को प्रेमवती नाम की एक 55 साल की महिला की डेड बॉडी आनंदपुर गांव से मिलती है, जो कि बरेली में ही पड़ता है। वहीं से पुलिस को डाउट हो गया था कि ये जो मर्डर्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं इनमें आपस में कनेक्शन हो सकता है। अब क्योंकि सभी डेड बॉडीज के पास से ना तो कोई एविडेंस मिला था, ना ही मरने वाले की किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही इन तीनों की आपस में कोई जान पहचान थी, इसलिए कोई क्लू ना मिलने की वजह से पुलिस इस केस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा असमर्थ महसूस कर रही थी। अब पुलिस इस केस की छानबीन कर रही थी कि 22 जुलाई 2023 को एक और मर्डर हो जाता है, जिसमें इसी तरह से एक महिला की डेड बॉडी गन्ने के खेतों में मिलती है और ये महिला भी 50 साल से ज़्यादा उम्र की थी और इसकी हत्या भी चुनरी से गला दबाकर की गई थी। अब पुलिस इस केस को भी इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है, लेकिन उसके अगले ही महीने यानी 7 अगस्त 2023 को पुलिस को वहीं पर एक गांव में एक और डेड बॉडी मिलती है और ये 5वें नंबर की लाश थी, जो बिल्कुल सेम पैटर्न पर मिली थी, यानी कि इस महिला की उम्र भी 50 साल से ज़्यादा की थी। इस महिला की डेड बॉडी गांव के पास खेत में मिली थी और इस महिला का भी गला दबाकर हत्या की गई थी। इन सभी 8 डेड बॉडीज़ में एक चीज़ कॉमन थी,
या तो महिला की हत्या उसकी चुन्नी से या साड़ी के पल्लू से गला दबाकर की गई थी। अब यहाँ पर पुलिस को ये क्लियर हो गया था कि ये सारे केसेस आपस में मिले हुए हैं, यानी कि ये मर्डर्स एक ही व्यक्ति ने किए हैं। लेकिन पुलिस को कोई ठोस सुराग न मिलने की वजह से ये केसेस सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। अब क्योंकि बरेली में ये केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका था और कुछ भी करके बरेली पुलिस को इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत सीरियसली स्टार्ट करनी पड़ी और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को लगा कि शायद इन आरोपियों को उन्होंने पकड़ा है, ये ही असली आरोपी हैं, क्योंकि उन्होंने पकड़ने के बाद कुछ दिन तक ये मामला थोड़ा शांत हो चुका था। लेकिन उसके बाद दिन आ जाता है 31 अक्टूबर 2023, जब एक महिला की डेड बॉडी बिल्कुल सेम कंडीशन में पाई गई थी और उसके बाद ये सिलसिला फिर से शुरू हो गया। 20 नवंबर को एक और डेड बॉडी और उसके बाद 26 नवंबर को एक और डेड बॉडी मिली। यहाँ तक पूरी 8 महिलाओं की हत्या हो चुकी थी, जो कि बिल्कुल सेम पैटर्न था। पुलिस को ये मालूम चल गया था कि जिन लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है, ये कातिल ही नहीं हैं, क्योंकि इनके जेल में रहते हुए भी 3 मर्डर हो चुके थे और इस तरह से 8 मर्डर की इस मिस्ट्री को सॉल्व करना बरेली पुलिस के लिए एक बिल्कुल नामुमकिन साबित हो रहा था। पुलिस को छानबीन से यह पता चला कि ये 8 हत्याएं करने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा शातिर है, क्योंकि ना तो वो कोई पीछे एविडेंस छोड़ता है और ना ही उस व्यक्ति को आज तक किसी ने देखा है। अब इसके चलते समय बीतता जाता है, तकरीबन 7 महीने बीत गए। पुलिस कोई भी एविडेंस या फिर कोई भी क्लू नहीं ढूंढ पाई थी। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह भी थी कि इन बीते 7 महीनों में कोई भी मर्डर नहीं हुआ था, तो पुलिस को लग रहा था कि शायद ये मामला यहाँ पर शांत हो गया है। लेकिन उसके बाद दिन आ जाता है 2 जुलाई 2024 का, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। बरेली के हौसपुर गांव में अनीता देवी की डेड बॉडी मिली थी और ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न था, यानी सेम तरीके से मर्डर किया गया था। पुलिस को पता चल गया था कि जो भी इन हत्याओं के पीछे व्यक्ति है वो फिर से एक्टिव हो गया है और उसने अपने 9वें कत्ल को भी अंजाम दे दिया है। अब यहाँ पर पुलिस के लिए सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी और इसी के चलते पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की और पुलिस ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन तलाश। इसमें पुलिस ने टोटल 22 टीमें बनाई। 22 टीमें बनाने के बाद पुलिस ने अपने कुछ पुरुष और महिला कांस्टेबल को आसपास के गांव में सिविलियन में भी भेजा, ताकि वो वहां पर रहकर आसपास की कंडीशन देखें। वो लोग गांव में इस तरह से रहते थे जैसे वो वहीं के रहने वाले हैं। वो खेत में काम भी करते थे और पूरे गांव पर नज़र भी रखते थे। और इसके साथ ही पुलिस ने बरेली के 25 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले उन सभी गांव में 1500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवाए, जहां से ये डेड बॉडीज़ मिली थी। अब इसके बाद पुलिस को एक सफलता मिलती है। पुलिस को कैमरे में एक व्यक्ति नज़र आता है। ये अनजान व्यक्ति था, जिसकी शिकायत कुछ गांव वालों ने भी की थी, क्योंकि गांव में रहने वाले हर व्यक्ति के बारे में एक दूसरे को पता होता है। अब पुलिस उस व्यक्ति का स्केच तैयार करवाती है, क्योंकि उस व्यक्ति को उस गांव में बार बार देखा गया था जहां पर ये वारदात हुई थी। अब उसका स्केच सभी गांव में दिखाया गया और वहां पर अनाउंसमेंट भी की जाती है कि कोई भी महिला अकेले घर से बाहर ना निकले। अब इतनी मेहनत करने के बाद पुलिस को एक क्लू तो मिल ही गया था कि जो स्केच उन्होंने बनाया है, शायद ये इन 9 मर्डर्स के पीछे का हत्यारा है। अब 8 अगस्त 2024 को पुलिस के पास एक व्यक्ति कॉल करता है और वो कहता है कि जो स्केच आपने गांव में लगाया हुआ है, उस व्यक्ति को अभी अभी इस गांव में देखा जाता है। पुलिस बिना देरी किए उस गांव में पहुंच जाती है और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। देखने से पुलिस को लग रहा था कि शायद उन्होंने गलत व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि व्यक्ति जो उन्होंने पकड़ा था वो थोड़ा सा मंदबुद्धि था, यानी वो नॉर्मल नहीं था, थोड़ा सा स्पेशल था। पुलिस में पकड़े जाने के बाद भी वो पुलिस से बातें कर रहा था, पुलिस के साथ हंस हंस कर बोल रहा था, बड़े ऑफिसर से हाथ मिला रहा था।
अब ये सब देखकर पुलिस को लगा कि शायद उन्होंने गलत आदमी को पकड़ लिया है, लेकिन यकीन माने पुलिस ने बिल्कुल सही व्यक्ति को पकड़ा था। जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा, इसका नाम कुलदीप गंगवार था। उसकी उम्र 35 साल थी और ये बाकरपुर गांव का रहने वाला था। इसके पिता बाबूराम ने बताया कि इसकी मां का देहांत बचपन में हो गया था। इसके बाद इसकी सौतेली मां इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और इसी के चलते जो कुलदीप गंगवार है, वो बचपन से ही थोड़ा सा मेंटल प्रेशर में था और थोड़ा मंदबुद्धि टाइप का भी था। यानी वो नॉर्मल लोगों की तरह बिल्कुल क्लेवर नहीं था। 2014 में इसके पिता बाबूराव ने इसकी शादी भी करा दी थी, लेकिन 2 साल के बाद अपनी बीवी के साथ मारपीट करने के कारण वो इससे अलग हो गई थी, क्योंकि कुलदीप ने बचपन से ही ऐसा माहौल देखा था जिसमें महिलाओं पर अत्याचार होता था, क्योंकि उसके पिता भी उसकी माता के साथ ऐसा ही करते थे। अब वैसा ही कुछ वो अपनी बीवी के साथ भी किया करता था और इसी के चलते कुलदीप की बीवी भी उसे छोड़कर चली जाती है। अब इसके बाद जो कुलदीप है, वो कभी अपनी बहनों के यहाँ रहने चला जाता था। उसकी 2 बहनें भी थीं। कभी वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने चला जाता था, क्योंकि वो दिखने में थोड़ा सा मंदबुद्धि टाइप का लगता था, तो लोग तरस खाकर उसे खाना भी खिला दिया करते थे। उसे अपने पुराने कपड़े भी दिया करते थे। कुलदीप के पास ना तो कोई मोबाइल था और ना ही आने जाने के लिए कोई साधन, यानी कि बाइक या साइकिल थी। वो सिर्फ पैदल ही सफ़र किया करता था और अपना जो सफ़र है वो सड़क के रास्ते से नहीं बल्कि खेतों के रास्ते से किया करता था। ये सारी जानकारी तो पुलिस को मिल जाती है, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल ये बना हुआ था कि आखिर इन 9 लोगों के कत्ल के पीछे कुलदीप का क्या उद्देश्य था। जब कुलदीप से पूछताछ की जाती है तो पहले तो पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये ही असली कातिल है, लेकिन जब कुलदीप पूरी स्टोरी पुलिस को बताता है तो पुलिस भी यकीन करने पर मजबूर हो जाती है कि इन सब हत्याओं के पीछे कुलदीप का ही हाथ है। दरअसल कुलदीप उन्हें बताता है कि जब वो खेत के रास्ते से गुजरता था और खेत में किसी महिला को देखता था तो वो उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता था, और जब वो महिला उसे मना करती थी तो वो गुस्से में आकर उसका कत्ल कर देता था। कुलदीप ने जितनी भी महिलाओं को शिकार बनाया, उनकी उम्र 45 से 50 साल से ऊपर थी, क्योंकि कुलदीप को पता था कि इस उम्र की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा विरोध नहीं कर पाएंगी, और कुलदीप जब उनसे संबंध बनाने की बात करता था, वो मना करती थी, तो उसकी ईगो हर्ट होती थी। अपनी इस ईगो हर्ट होने के कारण कुलदीप उन्हीं के पल्लू से या फिर उनकी चुनरी पकड़कर उसी से उनका गला दबा दिया करता था। कुलदीप ने पुलिस को सभी क्राइम सीन्स पर ले जाकर सीन को रिक्रिएट किया, जहां से कुलदीप ने 6 हत्याएं करने का कबूलनामा लिया। यानी कि उसने ये बात मानी कि ये 6 हत्याएं उसने ही की हैं। बाकी जो 3 हत्याएं हैं उनकी जांच अभी भी पुलिस कर रही है। आसपास के गांव वालों का मानना है कि पुलिस ने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है, लेकिन पुलिस ने जो एविडेंस जुटाए हैं उनके आधार पर यही पता चलता है कि कुलदीप ही असली आरोपी है, क्योंकि हर कत्ल करने के बाद कुलदीप उस महिला का कोई ना कोई सामान अपने साथ ले जाया करता था, जैसे पल्लू का टुकड़ा या फिर बिंदी या सर में लगाने वाला क्लच वगैरह या कोई भी उसका ज्वेलरी आइटम। वो सब सामान कुलदीप के पास से पाए गए थे। इसकी जांच हालांकि अभी भी चल ही रही है, लेकिन कुलदीप के अरेस्ट होने के बाद ये हत्याएं होने का कारण सिलसिला जो है ये रुक जाता है। इससे तो यही बात साबित होती है कि असली जो कातिल है वो कुलदीप ही है। लेकिन कुलदीप को देखने से कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो ही बरेली का साइको किलर है, लेकिन उसे अरेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं है, ना ही आप लोगों का दिल दुखाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है। ऐसी ही सच्ची घटनाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।